हेलो दोस्तों, आज 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है इसकी जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों की जानकारियां आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G20 से पहले वर्ल्ड बैंक ने जमकर भारत की तारीफ की है और कहा कि 50 साल का काम 6 साल में किया। यानी वर्ल्ड बैंक ने G20 की बैठक से ठीक पहले एक डॉक्यूमेंट के जरिए भारत की जमकर तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के यूपीआई, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसी चीजों की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक ने डॉक्यूमेंट में भारत की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में देश ने 6 साल में जो मुकाम हासिल किया है वो पिछले 5 दशक में कोई नहीं कर सका था। और हाँ दोस्तों, आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत भी होने जा रही है। यानी इस साल 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 की बैठक होने जा रही है और इस सम्मेलन की मेजबानी इस साल भारत कर रहा है और भारत के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये G20 क्या है, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, G20 समिट में भारत का क्या रोल है और इससे देश को क्या फायदा होगा। नवंबर 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी। एक साथ मिलकर हम G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे। और दोस्तों, उसी समय अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद से ही भारत तुरंत इसकी तैयारियों में लग गया। 1 दिसंबर 2022 से ही देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम शुरू किए गए जो 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगे। यानी कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहे G20 सम्मेलन के बाद भी भारत में इससे जुड़े कार्यक्रम चलते रहेंगे। G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका बताने से पहले आप ये भी जान लीजिएगा आखिर G20 क्या है और इसकी शुरुआत क्यों हुई। आपको बता दें, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 ये 20 देशों का एक ऐसा समूह है। ये 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है उसका प्रमुख काम किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। और वैसे आपको बता दें, G20 में 19 देश भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। इस बार भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को मेहमान के तौर पर भी बुलाया है। वैसे आपको बता दें, G20 के जो सदस्य देश है वो दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी रखते हैं। इन देशों का पूरी दुनिया की GDP में 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी है। G20 की कब और क्यों शुरुआत हुई थी, तो ये भी आपको बता देते हैं। साल 1997 में एशियाई वित्तीय संकट, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और उसके बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में G20 का फोकस सिर्फ व्यापक आर्थिक मुद्दों पर था, लेकिन समय समय के साथ इससे एजेंडे और जुड़ते गए। व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध भी इसमें शामिल किया गया। साल 2007 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई तो इस समूह की अहमियत और भी बढ़ गई। आपको बता दें, भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 16 नवंबर 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी और यही सम्मेलन आज 9 सितंबर और 10 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है और इसी से जुड़े अपडेट्स हम आपको अब यहाँ पर बता रहे हैं। G20 समिट के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच गए हैं। 2 दिन में 15 लीडर्स पीएम मोदी से मिलेंगे। बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों से भी बातचीत हो गई है। G20 के लिए दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज नेता जुट रहे हैं। G20 समिट का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाए गए भारत मंडपम में हो रहा है। इसके अलावा अन्य कुछ कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर भी होंगे। शनिवार को सुबह 9:30 बजे सभी देशों और शिष्टमंडलों के नेता भारत मंडपम पहुंचेंगे। बांग्लादेश को भारत की ओर से बतौर अतिथि G20 में बुलाया गया है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्वीट किया है। बाइडेन ने लिखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आज और G20 के दौरान हम पुष्टि करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील है।
गए। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने चंद्रयान 3 G20 समिट क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी जिक्र किया। ब्राजील के राष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंच गए। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया और कहा कि G20 समिट के लिए इस साल भारत आना बहुत ही शानदार रहा। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का भी स्वागत किया। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच गए। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। वहीं G20 के लिए चीन के प्रधानमंत्री भी दिल्ली पहुंच गए। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे। क्वाड पर जोर, यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के साथ यूएस, रक्षा सौदों पर भी कई बातें हुई हैं। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए हमारी दोस्ती जरूरी है। चंद्रयान 3 की सफलता पर जो बाइडेन ने इसरो के वैज्ञानिकों को भी बधाई दी है। वहीं आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी दिल्ली पहुंच गए। आतंकवाद और यूएनएससी में भारत की सदस्यता पर भी बोले। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की आकांक्षाओं को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन शीर्ष वैश्विक निकाय में सुधार के बारे में फैसला करना सदस्य देशों का काम है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक ऐसी सुरक्षा परिषद की जरूरत है जो आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करे। वहीं G20 समिट भारत के लिए बड़ी सफलता। खालिस्तानी उग्रवाद पर ऋषि सुनक ने कहा, चरमपंथ को जड़ से खत्म कर देंगे। G20 सम्मेलन से पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ भी पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की है। और वैसे ये भी खबरें आ रही है कि G20 की तैयारियों पर 4,254 करोड़ रुपए का खर्च आया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने में 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए हैं। तैयारियों में सबसे अहम घटकों में सुरक्षा है। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों, लाइटिंग व्यवस्था के रखरखाव में भी काफी खर्चा किया गया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होने जा रहा है। भारत के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। चलिए G20 के बाद अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कहां क्या हुआ। दरअसल देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के रिजल्ट आ गए हैं। इनमें त्रिपुरा की 2, उत्तराखंड की 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। केरल की पुथुपली सीट कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं बंगाल की 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। झारखंड में इंडिया अलायंस की ओर से जेएमएम ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के सुधारक सिंह के खाते में गई है। सभी सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव हुए थे। बड़ी खबर आ रही है, ज्ञान वापिस सर्वे को लेकर जिला कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने एएसआई टीम को 4 हफ्ते में सर्वे करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट 6 अक्टूबर तक पेश करने का आदेश दिया गया है। मणिपुर में फिर हिंसा, 2 लोगों की जाने जाने की खबर है, 50 घायल। तेंगनोपाल जिले में 2 जगह फायरिंग हुई। भीड़ ने सुरक्षा बलों का रास्ता रोक दिया। तनाव बरकरार है। गाजियाबाद, नोएडा में डॉग अटैक के रोजाना 400 मामले। रिटायर्ड आईएएस को भी काटा। सड़कों पर 1.25 लाख आवारा कुत्ते। इस तरह की एक बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद, नोएडा उत्तर प्रदेश के सबसे उभरते शहर है, लेकिन अब ये डॉग अटैक की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हर दिन तकरीबन 400 लोग डॉग अटैक के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, इन सड़कों पर 1.25 लाख से ज्यादा कुत्ते टहल रहे हैं और इनमें से आधे से ज्यादा की तो नसबंदी भी नहीं हुई है। हालिया घटनाओं की बात करें तो नोएडा में एक रिटायर्ड आईएएस सुबोध मेहता गुरुवार को मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी आवारा कुत्ते ने उन पर अटैक कर दिया, घायल हो गए। वहीं अभी हाल ही में गाजियाबाद में 14 साल के बच्चे की कुत्ते के काटने से अभी जान चली गई थी। बड़ी खबर आ रही है, आदेश की अवमानना करने वालों पर अदालतों को दया दिखाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, माफी बिना शर्त के अयोग्य और प्रामाणिक हो सकती है, फिर भी अगर आचरण गंभीर है जिससे संस्थान की गरिमा को नुकसान पहुंचा तो इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10-10 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की है। वहीं दोस्तों, आईफोन चलाने वालों के लिए बड़ी अलर्ट भरी खबर है। आईफोन में डिलीवर किया जा रहा पेगासस तुरंत अपडेट करें एप्पल प्रोडक्ट। सिटीजन लैब ने यह अलर्ट दिया। सुझाव दिया गया कि सभी एप्पल यूजर अपने अपने डिवाइस को अभी अपडेट करें, जिनमें आईफोन, आईपैड, मैक कंप्यूटर और एप्पल वॉच सहित अन्य एप्पल प्रोडक्ट शामिल हैं। यानी कुछ साल पहले मोबाइल फोनों में पेगासस स्पाईवेयर डाले जाने को लेकर भारत में भी काफी हंगामा हुआ था और आबादी का एक बड़ा हिस्सा ये जान गया था कि जासूसी करने या परेशान करने के लिए फोन में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना काफी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, सिटीजन लैब ने पेगासस को लेकर ये अपडेट दिया। सुझाव दिया कि सभी एप्पल यूजर अपने अपने डिवाइस को अभी अपडेट कर लें। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर भी होंगे शामिल, सभी वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता बरकरार। पंजाब पुलिस की अगली भर्ती के लिए आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने यह फैसला लिया है। पंजाब पुलिस में अब ट्रांसजेंडर्स भी भर्ती हो सकेंगे। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया के नियम बदले गए हैं। ट्रांसजेंडर्स को जाति आरक्षण भी मिलेगा जो इनके परिवार की जाति संबंधी होगा। दिव्यांग और अन्य वर्गों की तरह ट्रांसजेंडर्स का कोटा भी तय किया जाएगा। वहीं मराठा आरक्षण को लेकर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो गई है, 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भड़का हुआ है और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने रिटायर्ड
रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को लेकर एक सरकारी संकल्प गवर्नमेंट रेजुलेशन जारी किया है। वहीं असम ने केंद्र से अफस्पा हटाने की सिफारिश की है। कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ है। असम कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूरे राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा यानी अशांत क्षेत्र अधिनियम को हटाने की सिफारिश करने का फैसला लिया है। वहीं पंजाब के 710 पटवारियों को नियुक्ति मिली है। सीएम ने लेटर सौंपे हैं। नए पटवारियों को 5,000 के बजाय 18,000 रुपए मासिक भत्ता भी मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया। खेलो एमपी यूथ गेम्स 12 से 18 सितंबर तक आयोजित होंगे। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी समेत 18 खेलों के जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजन होंगे। नर्मदापुरम जिले के सभी ब्लॉक में 12 से 18 सितंबर तक गेम्स की चयन प्रक्रिया होगी। खेलो एमपी यूथ गेम्स में कुल 18 खेलों के आयोजन ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर आयोजित होंगे। बड़ी खबर है, शनिवार को लोक अदालत, संपत्ति कर, जल कर में मिलेंगी छूट। सभी जोन कार्यालय में नेशनल लोक अदालत अंतर्गत संपत्ति कर जमा होंगे। उज्जैन में 9 सितंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत अंतर्गत संपत्ति कर एवं जल कर के बकायेदारों को विशेष छूट प्रदान की जाएगी। वहीं हरियाणा के 319 कानून सजा मुक्त होंगे। छोटे मोटे केसों में दर्ज नहीं होगी एफआईआर, सिर्फ जुर्माना देकर ही छूट जाएंगे। मुख्य सचिव ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा सरकार एक्ट और नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। कई एक्ट को अपराध मुक्त करने की तैयारी सरकार के स्तर पर शुरू कर दी गई है और इसके लिए सरकार की ओर से सभी विभागों से 319 एक्टों को अपराध मुक्त करने के लिए रिपोर्ट मांग ली गई है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, अब गाँव में 8 रुपए थाली मिलेगा खाना। प्रियंका गांधी योजना की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के टोंक जिले के निवाय में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 10 सितंबर को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत करेंगे। ग्रेजुएट के लिए ओएनजीसी में 2500 वैकेंसी चल रही है। लोक सेवा आयोग में मेडिकल ऑफिसर के 7,276 पदों पर भर्ती। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 100 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। वहीं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 1841 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर के 7,276 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। डीआरडीओ में 204 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, उसे 29 सितंबर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार सुबह खाद्य, बिजली, हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन, आने वाले त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक की है। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी जल्द ही ला रहे हैं। इस योजना में वो गरीब रहेंगे जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़े हैं, उनके आवेदन मंगा रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। मोरबी पुल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट 3 सप्ताह में हाई कोर्ट में पेश होगी। सभी पक्षकारों को रिपोर्ट दी जाएगी। 31 अक्टूबर 2022 को मोरबी की मच्छू नदी पर झूलता पुल टूट गया था। हादसे में 135 लोगों ने जाने गंवा दी थी, जिनमें 21 बच्चे भी थे। वहीं अब जटायु क्रूज से कर सकेंगे अयोध्या की सैर। इस क्रूज में बैठकर पर्यटक प्राचीन मंदिरों और घाटों को देखने का लुत्फ उठा पाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर सामने आ रही, हैरान कर देने वाली खबर है। सफाई कर्मी ने खातों की सफाई कर दी, 59 लाख रुपए पार कर दिए। उरई के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात एक सफाई कर्मचारी को कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी दी गई थी और उसने इसी चीज का फायदा उठाते हुए कार्यालय से लाखों की चपत लगा दी और इतनी बड़ी रकम कई लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दी। बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आ रही है। अनुपूरक बजट और 11 विधेयक पास हुए हैं। विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। वहीं लद्दाख से जुड़ी अपडेट खबर, 4 अक्टूबर को होंगे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई अधिसूचना जारी हो गई है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.03 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 4.039 अरब बढ़कर 598.897 अरब डॉलर हो गया। वही दोस्तों, रिलायंस ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। सुपर कंप्यूटर भी बनाया जाएगा। वहीं गोल्ड हॉलमार्किंग का दायरा 55 नए जिलों में बढ़ाया गया है। 2021 से अनिवार्य होने के बाद अब तक 343 जिले जुड़ गए हैं। गोल्ड बेचने के लिए हॉलमार्किंग जरूरी होगी। एचडीएफसी ने अपने ग्राहकों को झटका दिया, लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी है। एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। अब ऐसे में ग्राहकों को अपने लोन पर ज्यादा ईएमआई देना होगा। वहीं क्रोम के 15वें जन्मदिन पर गूगल अपग्रेड दे रहा है। आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी बदल जाएगा। गूगल इस महीने के अंत में अपना 25वां जन्मदिन मना रहा है और इसके साथ ही कंपनी के वेब ब्राउजर गूगल क्रोम को भी 15 साल हो जाएंगे और ऐसे में यूजर्स को अपडेट का तोहफा मिलेगा। होम लोन से जुड़ी बड़ी खबर है। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप होम लोन लेकर अपना घर बनाने या खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी आई है। एसबीआई बैंक ने एक ऑफर पेश किया हुआ है। एसबीआई होम लोन पर अपने ग्राहकों को 65 बेसिस पॉइंट यानी 0.65% तक छूट दे रहा है। खास बात है कि होम लोन पर यह रियायत सिविल स्कोर के आधार पर मिलेगी। वहीं अब गठिया का होगा परमानेंट इलाज। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने दवा खोजी है। चूहों पर ट्रायल सफल हो गया।
किया। IIT कानपुर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया से परेशान लोगों के लिए गुड न्यूज दी है। IIT के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय ने अपनी टीम के साथ गठिया रोग की दवा को खोजने का दावा किया। उनका कहना है कि इस दवा से बीमारी रुक जाएगी या फिर बढ़ेगी नहीं। वैज्ञानिकों ने इसका ट्रायल 100 चूहों पर किया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा है। बड़ी खबर आ रही है रशिया और यूक्रेन से जुड़ी हुई। युद्ध नहीं, अब यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस ने बड़ा कदम उठाया है। पूरी दुनिया हैरान हो रही है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। यूक्रेन की कोशिश रहती है कि वह रूस के कब्जा इलाकों पर वापस अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। वहीं रूस ने एक अलग ही दाव खेल दिया, जिससे दुनिया हैरत में पड़ गई है। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब जंग की बजाय रूस ने एक नया पैंतरा आजमाने का प्लान बनाया। भले ही रूस को यूक्रेन के कुछ क्षेत्र ना मिला हो, लेकिन वह वहां पर जबरदस्ती चुनाव करवाने में लगा ताकि उसे अपना शहर बता सके। रूस ने इसके लिए जगह जगह कई जगहों पर मतदान केंद्र भी स्थापित कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग कसिनो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। GST कानून में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की है। Oppo A38 भारत में लॉन्च हो गया। 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 5000 mAh की बैटरी का शानदार अनुभव देखने को मिलेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिला। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 59,295 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,352 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 9 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी कोंकण और गोवा और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाके, पूर्वी गुजरात और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणांतरी कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तमिलनाडु के आंतरिक और आंतरिक भागों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं रायलसीमा और दिल्ली NCR में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी बड़ी खबरें और ताजा अपडेट हर रोज देखते रहने के लिए माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।